हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शिवास क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोग का कल का टॉपिक तो देख ही चुके थे। आज अपना अगला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगला चैप्टर है हमारा वैदिक काल से। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी समझ में आ रही होगी, हर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना? और बताओ, क्या हाल चाल है फिर? बाल बच्चे सब ठीक होंगे हैं? क्यों भाई? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं क्या है अपना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, ठीक दोस्तों, चलो अब बढ़ते हैं आगे। आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या है। आज हमारा 40 क्वेश्चन है, कल 50 तक कराएंगे और उसके बाद हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आप लोग कुछ बताते नहीं, इसलिए हम सिर्फ MCQ करा रहे हैं। सब प्रीवियस ईयर जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़े आगे चलें। और आप वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। प्राचीन सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताओ दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद? कौन सा है दोस्तों? ये तो सब बता सकते हैं, तो सामने स्क्रीन पे भी लगा दिया हूँ। कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, ऐसा करें, इसका यूज कर लें थोड़ा तो। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? क्या है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। तो बताओ, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। कौन कौन बताएगा इसका उत्तर? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं दोस्तों? 10 हैं। कितने? 10। सॉरी दोस्तों, कोई आ गया था इसलिए थोड़ा वीडियो रोकना पड़ गया है। फिर से स्टार्ट करने चलते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? कौन सा गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद? तो दोस्तों, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद? आप लोग के पास 10 सेकंड का टाइम है, देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताते हैं। गायत्री मंत्र। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है? गायत्री मंत्र किस वेद से मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। चौथा क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? वरुण, इंद्र, विष्णु, शिव? बताओ, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? वरुण, इंद्र, विष्णु, शिव? कौन था दोस्तों? इंद्र था। इंद्र को ऋग्वेद में और किस नाम से जाना जाता था? कौन कौन बताएगा? इंद्र को ऋग्वेद में और किस नाम से जाना जाता था? पुरंदर। कौन से? पुरंदर। ठीक है, किस नाम से जाना जाता? पुरंदर नाम से। किसको? इंद्र को। और इंद्र पर कितने सूक्त हैं, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना।
ऋग्वेद में इंद्र पर कितने सूक्त हैं? ठीक है, देखते हैं किसका कौन कौन सही जवाब देता है कि ऋग्वेद में इंद्र के ऊपर कितने सूक्त हैं। ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सामवेद का मुख्य संबंध किससे है? किसका सामवेद का मुख्य संबंध किससे है? संगीत, चिकित्सा, युद्ध, कृषि। क्या है? संगीत, चिकित्सा, युद्ध, कृषि। सामवेद का प्रमुख मुख्य संबंध किससे है? संगीत, चिकित्सा, युद्ध, कृषि। किससे दोस्तों? संगीत से। किससे? संगीत से। संगीत में जो सारे गामा पाधा निशा नहीं होता है, यह सामवेद से ही लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है? यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? संगीत, यज्ञ एवं कर्मकांड, चिकित्सा, दर्शन। क्या है? यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? संगीत, यज्ञ एवं कर्मकांड, चिकित्सा, दर्शन। ठीक है दोस्तों, बताओ यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? सामवेद तो संगीत से था, यजुर्वेद किससे है? कौन कौन बताएगा? यज्ञ और कर्मकांड से। ठीक है, जिसमें यज्ञ नहीं होता है, वो सब किस में आता है? यजुर्वेद में आता है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? बढ़ते हैं आगे। आगे देखो क्या है? आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? युद्ध नीति, जादू टोना एवं चिकित्सा, संगीत, व्यापार। बताओ अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? युद्ध नीति, जादू टोना एवं चिकित्सा, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी व्यापार। किससे संबंधित है दोस्तों? जादू टोना एवं चिकित्सा से। किससे? जादू टोना एवं चिकित्सा से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे का वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताओ वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? समुद्री व्यापार कर, पशुपालन एवं कृषि, शिल्पकारी, मछली पालना। बताओ वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए समुद्री व्यापारी, ऑप्शन बी पशुपालन एवं कृषि, ऑप्शन सी शिल्पकारी, ऑप्शन डी मछली पालना। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? कौन को बताएगा इसका उत्तर? जल्दी जल्दी कमेंट करो। कौन सा था दोस्तों? पशुपालन एवं कृषि। क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। आगे देखो क्या है? वैदिक काल में राजा को किस नाम से जाना जाता था? राजन, सम्राट, अधिपति, महाराजा। क्या है? वैदिक काल में राजा को किस नाम से जाना जाता था? राजन, सम्राट, अधिपति, महाराजा। वैदिक काल के राजा थे, उन्हें हम किस नाम से बुलाते थे? उन्हें किस नाम से बुलाया जाता था? बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपका, इसका सही उत्तर क्या हुआ? बोलते थे ना, हे राजन। देखे होगे रामायण में, ये वैदिक काल में राजा को किस नाम से जाना जाता था? राजन नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है? वैदिक काल की सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? वैदिक काल की सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? ग्राम, जन, कुल, विष। क्या थी दोस्तों? वैदिक काल की सबसे छोटी सामाजिक इकाई ग्राम, जन, कुल, विष। आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है, देखते हैं कौन कौन सा उत्तर बताता है। वैदिक काल में सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या था? कुल था। क्या? कुल। ठीक है, आप लोग का 10 क्वेश्चन हो गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सभा और समिति किस प्रकार की प्रमुख संस्थाएं थी?
मौर्य, अरे यार ये क्या हो रहा। सभा और समिति किस प्रकार की प्रमुख संस्थाएं थी। मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल, सल्तनत काल। बताओ, सभा और समिति किस काल की प्रमुख संस्थाएं थी। मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल, सल्तनत काल। किस काल की प्रमुख संस्थाएं थी दोस्तों। वैदिक काल की। किस काल की। वैदिक काल की। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। वैदिक काल में सभा का स्वरूप कैसा था। वैदिक काल में सभा का स्वरूप कैसा था। राजनीतिक संस्था, धार्मिक संस्था, व्यापारिक संस्था, सैन्य संस्था। जो वैदिक काल में सभा का स्वरूप था वो कैसा था। राजनीतिक संस्था, धार्मिक संस्था, व्यापारिक संस्था, सैन्य संस्था। कैसा था दोस्तों। राजनीतिक संस्था थी। कैसी थी। राजनीतिक संस्था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। वैदिक काल में समिति किससे संबंधित थी। जनसभा, व्यापार, कृषि, शिक्षा। वैदिक काल में समिति किससे संबंधित थी। जनसभा, व्यापार, कृषि, शिक्षा। समिति किससे संबंधित दोस्तों। कौन कौन बताएगा इसका 4 उत्तर जल्दी। 4 में से कौन सा होगा जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा होगा इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा है। ए, जनसभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख देवता कौन था। अभी हमने आपको पीछे बताया भी। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी गणेश, ऑप्शन डी सूर्य। ऋग्वेदिक कार्यों का प्रमुख देवता कौन था दोस्तों। इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, सूर्य। किसको हम पुरंदर बोलते थे बताओ। जिसे हम पुरंदर बताए थे वही है। कौन। इंद्र। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अग्नि देवता का संबंध किससे था। अग्नि देवता का संबंध किससे था। जल, यज्ञ, युद्ध, कृषि। बताओ, अग्नि देवता का संबंध किससे था। जल, यज्ञ, युद्ध, कृषि। किससे था दोस्तों। यज्ञ से। किससे। यज्ञ से। ठीक है। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन अपना। वैदिक काल में सोम क्या था। एक नदी, एक पेय पदार्थ, एक हथियार, एक कर। बताओ, वैदिक काल में सोम क्या था। एक नदी थी, एक पेय पदार्थ था, या एक हथियार था, एक कर था। बताओ, वैदिक काल में सोम क्या था। एक पेय पदार्थ था। क्या था दोस्तों। पेय पदार्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का व्यापक प्रयोग हुआ। क्या है। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का व्यापक प्रयोग हुआ। सोना, चांदी, लोहा, टीन। क्या है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी टीन। किस धातु का उपयोग सबसे ज़्यादा हुआ था दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। इसका लोहे का। किसका हुआ था। लोहे का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगाया जाए। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। उत्तर वैदिक काल में लोहे को किस नाम से जाना जाता था। हिरण्य, कृष्ण अयस, लोहित, ताम्र। क्या है। उत्तर वैदिक काल में लोहे को किस नाम से जाना जाता था। हिरण्य, ऑप्शन बी कृष्ण अयस, ऑप्शन सी लोहित, ऑप्शन डी ताम्र। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों। बताओ बताओ बताओ। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण अयस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। वैदिक समाज की सबसे बड़ी इकाई क्या थी। कुल, ग्राम, जन, राष्ट्र। सबसे छोटी तो बताए थे। सबसे बड़ी इकाई बताओ क्या थी। वैदिक समाज की सबसे बड़ी इकाई क्या थी बताओ।
कौन कौन बताएगा? सबसे छोटी इकाई कौन थी? कूल थी। और सबसे बड़ी इकाई? ऑप्शन नंबर सी, जन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। वैदिक काल में विष किसे कहा जाता था? वैदिक काल में विष किसे कहा जाता था? परिवार को, जनजाति की सामान्य जनता को, राजा को या पुरोहित को? बताओ, वैदिक काल में विष किसे कहा जाता था? परिवार, जनजाति की सामान्य जनता, राजा, पुरोहित। कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जनजाति की सामान्य जनता। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। क्या है? ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। किस नदी को नदीतमा कहा गया दोस्तों ऋग्वेद में? सरस्वती को। किसको? सरस्वती को। क्या कहा गया है ऋग्वेद में? नदीतमा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। क्या वीडियो अच्छी लग रही है? ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं पहले से भी। ये आपके आरआरबी, एनटीपी, अब तो ग्रुप डी तो है नहीं, तो एनटीपीसी, एसएससी में तो रहता ही है। एएलपी में से भी काट दिया गया है। जीके जीएस आपका मतलब साइंस बस है, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है नहीं, है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना किसकी तैयारी कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में सब लोग अपना बताओ, सब लोग किस किस की तैयारी कर रहे हो। क्या है अपना? देखो, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा जाता है दोस्तों? सरस्वती को। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। दसराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? दसराग युद्ध 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था, ठीक है, वो किस नदी के किनारे हुआ था? सरस्वती, परुष्णी, गंगा, यमुना। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी परुष्णी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। किस नदी किनारे हुआ दोस्तों? परुष्णी नदी किनारे। किसके? परुष्णी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दसराग युद्ध को में किस राजा की विजय हुई थी? सुदास, दिवोदास, जनक, परीक्षित। दसराग युद्ध में किस राजा को विजय हुई थी? सुदास, दिवोदास, जनक, परीक्षित। किस राजा की विजय हुई थी दोस्तों? सॉरी, किसका था? सुदास का। किसका? सुदास का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका। वैदिक काल में पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? सेना चलाना, यज्ञ एवं धार्मिक कार्य करना, व्यापार करना, कृषि करना। वैदिक काल में पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? सेना चलाना, यज्ञ एवं धार्मिक कार्य करना, व्यापार करना, कृषि करना। बताओ, वैदिक काल में पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? कौन बताएगा इसका सही उत्तर? यज्ञ एवं धार्मिक कार्य करना। क्या था? यज्ञ एवं धार्मिक कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा जाता था? अभी हमने आपको पीछे बताया भी था। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स बताओ। ठीक है, होमवर्क नहीं मतलब अभी बताओ कमेंट बॉक्स में, ये हम नहीं बताएंगे। मैंने क्योंकि आपको पीछे बताया भी था। जिसको पता है जल्दी कमेंट करो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। ये लोग आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? वैदिक काल में शिक्षा की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? गुरुकुल, विश्वविद्यालय, पाठशाला, विहार। वैदिक काल में शिक्षा की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? गुरुकुल, विश्वविद्यालय, पाठशाला, विहार। क्या है दोस्तों इसका सही उत्तर? वैदिक काल में शिक्षा की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? गुरुकुल,
विश्वविद्यालय, पाठशाला, विहार। पहले तो ये सब था ही नहीं, विश्वविद्यालय सब था ही नहीं वैदिक काल में। तो लोग किसके पास जाते तो विद्यालय ने गुरु के पास, गुरुकुल में जाते थे। ठीक है, आगे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 27। वैदिक समाज मुख्यतः कितने वर्णों में विभाजित था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। वैदिक समाज मुख्यतः कितने वर्णों में विभाजित था? 2, 3, 4, 5। कितने वर्णों में विभाजित था दोस्तों? 4 वर्णों में। कितने? 4 वर्णों में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 28। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है? 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है? नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त। बताओ, 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है? नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त। इसका उत्तर कौन कौन बताए कमेंट बॉक्स में। किस सूक्त मिलता है दोस्तों? पुरुष सूक्त में। ठीक है, किसमें? पुरुष सूक्त में। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर क्या है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन बी 5वें, ऑप्शन सी 10वें, ऑप्शन डी 8वें। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? प्रथम, ऑप्शन बी 5, सी 10, डी 8। किस मंडल में है पुरुष सूक्त ऋग्वेद के? फटाफट बताओ इसका किस मंडल में दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 10वें मंडल में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखो। वैदिक काल में गो शब्द का प्रयोग किसके लिए भी किया जाता था? घोड़ा, गाय, हाथी, भेड़। तो वैदिक काल में गो शब्द का प्रयोग किसके लिए भी किया जाता था? घोड़ा, गाय, हाथी, भेड़। ये तो बहुत इजी है। गो यानी गौ माता, गौ माता मतलब गाय। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों? ये सारे के सारे जी के बहुत ही ज़रूरी हैं, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आप लोग थ्योरी तो पढ़ते ही होंगे, कहीं से ना कहीं से पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो बता दो, हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम थ्योरी भी बताएंगे। ठीक है, बढ़े आगे। समझ में आ गया? अभी 10 क्वेश्चन और हैं। क्या है? वैदिक काल में संपत्ति का प्रमुख मापदंड क्या माना जाता था? वैदिक काल में संपत्ति का प्रमुख मापदंड क्या माना जाता था? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी अनाज। बताओ, वैदिक काल में संपत्ति का प्रमुख मापदंड क्या माना जाता था? भूमि, गाय, सोना, अनाज। क्या माना जाता था दोस्तों? संपत्ति का प्रमुख मापदंड क्या माना जाता था? गाय। ठीक है, क्या माना जाता था? गाय को ही क्या मानते थे हम? संपत्ति का प्रमुख। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आर्यों के विरोध के लिए, ऑप्शन बी राजाओं के लिए, ऑप्शन सी पुरोहितों के लिए, ऑप्शन डी व्यापारियों के लिए। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आर्यों के विरोध के लिए, राजाओं के लिए, पुरोहितों के लिए, व्यापारियों के लिए। बताओ, दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? आर्यों के विरोध के लिए। किसके लिए? आर्यों के विरोध के लिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वाह, कैलकुलेटर भी है क्या इसमें? चलो ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक सत्ता किसके हाथों में अधिक मजबूत हुई? उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक सत्ता किसके हाथों में अधिक मजबूत हुई? राजा, बी सभा, सी समिति, डी ग्राम प्रमुख। बताओ इसका उत्तर। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक सत्ता किसके हाथों में अधिक मजबूत हुई थी?
ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? राजा, सभा, समिति, ग्राम प्रमुख। कौन सा सही होगा दोस्तों? राजा। कौन? राजा के हाथ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र में आर्यों का विस्तार हुआ था? उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र में आर्यों का विस्तार हुआ था? दक्षिण भारत में, गंगा यमुना दोआब, ऑप्शन सी कश्मीर मात्र, ऑप्शन डी पश्चिमी तट। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र में आर्यों का विस्तार हुआ था? दक्षिण भारत, ऑप्शन बी गंगा यमुना दोआब, ऑप्शन सी कश्मीर मात्र, ऑप्शन डी पश्चिमी तट। आर्य विस्तार कहाँ हुआ दोस्तों? गंगा यमुना दोआब, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। गंगा यमुना के दोआब पर। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था? अश्वमेध यज्ञ कराते थे एक ना, कि झागा मेरा घोड़ा जाग, अगर इसको कोई पकड़ेगा तो राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था, है ना। इसे हम बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन बी राजसत्ता साम्राज्य विस्तार, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यापार। क्या है? वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था? कृषि, राजसत्ता एवं साम्राज्य विस्तार, शिक्षा, व्यापार। किससे संबंधित था दोस्तों? राजसत्ता एवं साम्राज्य विस्तार से, ठीक है। राजसूय यज्ञ का संबंध किससे था? एक अश्वमेध यज्ञ हो गया, अब ये राजसूय यज्ञ है। राजा के राज्याभिषेक से, कृषि से, विवाह से, शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। राजसूय यज्ञ का संबंध किससे था? राजा के राज्याभिषेक से, कृषि से, विवाह से, शिक्षा से। किससे था दोस्तों? राजा के राज्याभिषेक से। किससे? राजा के राज्याभिषेक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। वैदिक साहित्य में उपनिषद मुख्यतः किससे संबंधित है? क्या है? वैदिक साहित्य में उपनिषद मुख्यतः किससे संबंधित है? युद्ध, दर्शन एवं आध्यात्मिक ज्ञान, व्यापार, कृषि। क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 वैदिक साहित्य में उपनिषद मुख्यतः किससे संबंधित है? युद्ध, दर्शन एवं आध्यात्मिक ज्ञान, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी कृषि। किससे संबंधित था दोस्तों? दर्शन एवं आध्यात्मिक ज्ञान से, ठीक है। दर्शन एवं किससे? आध्यात्मिक ज्ञान से, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़े आगे। देखो अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। वेदों की संख्या कितनी है? 38 का कौन सा युग है? तो सब लोग जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है यार, इजी एकदम। कौन कौन बताएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कितने हैं? 4 वेद हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चारों का नाम भी याद है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्या है? निम्न में से कौन सा वेद सबसे बाद का माना जाता है? बताओ, निम्न में से कौन सा वेद सबसे बाद का माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। किस वेद को सबसे बाद में माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। किस वेद को दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अथर्ववेद को, ठीक है। किस वेद को? अथर्ववेद को। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या है? वैदिक काल में गोत्र की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित थी? वैदिक काल में गोत्र की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित थी? हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताओ वैदिक काल में गोत्र की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी वंश कुल पहचान, वंश या कुल पहचान, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी प्रशासन। किससे था दोस्तों? वैदिक काल में गोत्र की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित थी? व्यापार, वंश कुल पहचान, कृषि, प्रशासन। किससे था? वंश या कुल से, ठीक। समझ आ गया दोस्तों? आज का सेशन यही खत्म होता हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक इसको ज़रूर करें, ठीक है।
मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आप लोग तैयारी अपना अच्छे से करिए, और जो हम इसके पहले का वीडियो पढ़ाए थे, अगर जो जो नहीं देखा वो पहले पिछला वाला वीडियो देख ले, इसके बाद आगे वाले वीडियो में आए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।